बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है और सियासी जोड़ तोड़ भी अपने अरूज पर हैं। जो है वो लकीबर्स अपने साथ मिलाए जा रहे हैं। नून लीग भी सियासी इत्तेहाद बना रही है और इलेक्शन कमीशन भी अपना काम कर रहा है। कागजात नामजदगी जिनके मुस्तरद हुए थे उनके खिलाफ अपीलें दायर करने के लिए 3 तारीख है और 3 तारीख के बाद जो है वो DROs और ROs वगैरह जो है वो इसकी समाअत करेंगे। 10 तारीख तक फाइनल करेंगे और 11 को जो है फाइनल लिस्ट भी लग जाएगी। कौन सी जमात कहाँ खड़ी है और किस जमात को क्या हिस्सा मिल सकता है आने वाले इलेक्शन में, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और नून लीग की सियासत किस तरफ जा रही है, तहरीक इंसाफ की सियासत किस तरफ जा रही है और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान माहिर कानून इर्जा एहसन साहब, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। इर्जा साहब, बहुत शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। इर्जा साहब, फरमाइएगा, आपके नज़र में सारे मामलात, इलेक्शन जो है वो करीब हैं और इलेक्शन कैंपेन जो है वो ऐसा कहीं कोई नज़र नहीं आ रही, क्या समझते हैं सर? इसकी क्या वजह है कि वोटर जो है वो इतना चार्ज नहीं है, सियासी जमातें इतनी चार्ज नहीं है और कहीं कैंपेन खास नज़र नहीं आ रही? दरअसल जब तक कैंडिडेट तय नहीं हो जाते बाकायदा और हतमी तौर पे, उस वक्त तक कैंपेन नहीं हुआ करती। ठीक है जी। कोई भी कैंपेन नहीं करता, ज्यादा लोग लगे हुए होते हैं अपने टिकट को के असूल के पीछे, उधर जोर लगा रहे होते हैं और कैंपेन बनती नहीं है जब तक के बैलेट पेपर पे किसका नाम होना है ये तय ना, हतमी तौर पे तय ना हो जाए। ठीक है इजाज़ साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है सर। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई और 3 तारीख जो है उस पर समाअत होगी कि तौहीन अदालत जो है उन्होंने मूव की थी लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतल्लिक। तो फरमाइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पीपल पार्टी भी गिला करती है कि हमें नहीं मिल रही, तहरीक इंसाफ को भी नहीं मिल रही और नून लीग भी शिकवे करते नजर आती है कि उन्हें भी शायद गिले शिकवे हैं। तो मामला सर जाएंगे कहाँ फिर? नहीं, नून लीग का तो शिकवा बिल्कुल वकार से शिकवा है। उस पे कौन, वो सारी लेवल प्लेइंग फील्ड की उनके लिए जा रही है, सारी बनाई उनके लिए जा रही है। अब देखें ना, जिस तरह औरतों के साथ किया जा रहा है, वो रो रहा है दस्ती, जिस तरह ये एक नया इन्होंने सिलसिला शुरू किया, नया, ये पहले कभी सोच भी नहीं दे सकते हम। जो चीज नहीं सोच सकते थे वही इस दौर में हुई है। आइन शिकनी की इंतहा, मिसाल के तौर पे हम सोच भी नहीं सकते थे पहले कभी कि आइन 90 दिन के जो ये है इलेक्शन, ये 90 दिन के अंदर नहीं होंगे, ये सोच ही नहीं सकता था कोई। ठीक। और हम तो सोचते थे कि 90 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हो जाएंगे और फिर 90 दिन असेंबली जब डिसॉल्व होगी उसके बाद 90 दिन बाद उसके इलेक्शन हो जाएंगे। और यहाँ कोई है ही नहीं, कोई सोच भी नहीं था सकता कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आएगा कि 13 मई को आप इलेक्शन कराओ, तो कोई इलेक्शन नहीं कराएगा और उस पर कान भी नहीं धरेगी इलेक्शन कमीशन, कान भी नहीं धरेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, उन्होंने उस ऐसी बेतनाई से उसके साथ डील किया है कि वो कोई जिस तरह किसी सिविल कोर्ट का या तहसीलदार का भी कोई ऑर्डर ना होता। जी जी। तो ये कई बातें हैं, ये सोच ही नहीं कर सकता कोई कि ये उठा के ये छीन के जाएंगे, छीन लेंगे आपके कागजात नामजदगी जाने अंदर आरोप पे जाने से पहले। ये सोच भी नहीं सकता, कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक तजवीज़ कुनंदा या तायीद कुनंदा दोनों का उम्मीदवार अपने उम्मीदवार के कागजात को मुकम्मल करने में के लिए उनकी अपनी हाजिरी, जिस्मानी हाजिरी अदालत में जरूरी है, उनमें से एक को उठा लिया जाएगा और RO के सामने उठाए गए। सलमान अकरम राजा साहब जिस जब अपने कागजात जमा करा रहे थे तो 10-12 आदमी यकदम अंदर आए, एक और कैंडिडेट के तजवीज़ कुनंदा बैठे हुए थे, उनको उठाया और ठप करके उनको लेके जाके बैगन में बाहर डाला,
धक्के दिए लोगों को, जो रास्ते में आया 10-12 लोग थे मुशंडे पूरे पुलिस के ही, बट प्लेन क्लोथ में, मार मार के उनको, और उसको मारते जा रहे हैं और ले गए अगवा करके। और आरओ साहब ने भी अपनी आंख नहीं उठाई। ये तो बहुत ही, लेकिन सर इरशाद साहब आप जो फरमा रहे हैं सर, आप जो फरमा रहे हैं कि सर आप खोसा साहब बेटे को उठा लिया जी, खुर्रम लतीफ खोसे को, अब उसको क्यों, वो कैंडिडेट है उसको उठा लिया, और जाली उस पे वो वीडियो सारी कह रही है कि वो उनसे बहस कर रहा है कि भाई आप हमारे जो दफ्तर है इलेक्शन का, और ये इसके सामने आके क्यों खड़े हैं और क्यों लोगों को आप मरूब कर रहे हैं, आप जरा दूर हो जाए। जी जी, वो उस पर दहशत गर्दी का पर्चा बना दिया। लेकिन सर आप बात करें तो जी सर, आप जो फरमा रहे हैं कि सारी जो चीज़ें हैं वो नून लीग के हक में जा रही हैं, लेकिन हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ भी जो है वो गिला शिकवे करते नजर आते हैं। कभी हिसाब की बात करते हैं, कभी हिसाब किताब की बात करते हैं, कभी कारगिल वार की बात करते हैं, और कभी कोई परेशानी नजर आ रही है। शायद नून लीग के अंदर भी कोई हालात जो है वो तब्दील हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नून लीग के हक में जा रहे हैं, नून लीग के खिलाफ जा रहे हैं वैसे ये, लेकिन मंसूबा साजी उनके हक में जाने की ही है, और सारी कोशिश यही है कि उनको वजीर आजम बनाया जाए। लेकिन वो सारे बैकफायर कर रहे हैं, जो इकदाम ये कर रहे हैं। ये लोगों ने, जिन्होंने देखा है कि ये चीन के लेके जा रहे हैं कागजात, वो इनके खिलाफ, कोई अगर पहले नहीं था खिलाफ तो मुखालिफ हो गया कि ये क्या नई रीत है। आरओ को इन्होंने हुक्म दिया कि आप बंद कर लो अपने कमरे और आने ना दो किसी को। पुलिस पहुंची, उसने कैंडिडेट को अंदर जाने से रोकती है, पूछती है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज का है चले जाओ, तजवीज भी, तायद कुनंदा भी, और अगर किसी और जमात का है जो मखसूस खास तौर पे पीटीआई का, तो उसको वहाँ उनमें से एक को उठा लेंगे। तजवीज कुनंदा, तायद कुनंदा, या वहाँ उनको शनाख्त कराने वाले दूसरे नून लीग के कैंडिडेट के बंदे वहाँ मौजूद होते हैं, वो कहते हैं उसको उठा लो, वो उठा के और जीप में डालते हैं पुलिस की, और गायब। तो सर आप समझते हैं कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच बना है और उसकी समाअत होने जा रही है कल, आर्टिकल 1F के तहत जो नायली हुई थी, और नवाज शरीफ साहब भी उसी केस में नायल हुए थे, तो आप समझते हैं कि उनकी नायली जो है सुप्रीम कोर्ट से ही जो है वो वहां से वो उनको रिलीफ मिलेगा, फिर ही वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं है जब तक आइन में तरमीम ना हो। सुप्रीम कोर्ट ही के फैसले के तहत अगर आइन की तशरीह ये की गई है कि आइन ने 10 लाख से इस मकाम पे 10 आदमियों का पेश होना लाजिम करार दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे, और सुप्रीम कोर्ट का बेंच पूरी तशरीह करके ख्वाजा आसिफ के केस में कहे कि ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, और उसके बाद आप आइन में तरमीम करें, और या आइन में तरमीम किए बगैर वो आइन की तशरीह जो कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो अब आइन है। आइन वो है जो सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर दे। तो अब उसमें उसको बगैर किए आइनी तरमीम किए आप किस तरह ये जो है ताउम्र ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक। तो सर ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ भी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। आज भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि 3 जनवरी को समाअत हो गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से उनकी दरख्वास्त है। तो कहाँ खड़ी है? आप पुराने सियासतदान हैं सर, आपने बड़ी हुकूमतें देखी हैं, अपोजिशन देखी है, तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इलेक्शन करीब हैं, क्या समझते हैं कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है? तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है? पीपल पार्टी जो है वो एंटी नून लीग बयानियाँ लेके आ रही है, नून लीग जो है वो एंटी पीटीआई बयानियाँ चल रही है, तो सूरत हाल आपको क्या लग रही है? सूरत हाल तो लग रही है कि मियाँ साहब को इन्होंने बनाना ही है चीफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन तकदीर, और मुझे लगता है तदबीर जो है वो तकदीर में तदबीर के शातिर को मात कर देना। जो हालात पैदा हो रहे हैं, अभी आपने जमशेद दस्ती की भी बात की, और जिस तरह की वीडियो सामने आई, और फिर SHO जो मुजफ्फरगढ़ सिटी है उसका भी बयान सामने आया कि ऐसा कोई रेड नहीं किया गया। तो ये जो हालात पैदा हो रहे हैं सर,
क्या इससे कोई इलेक्शन पर असर पड़ सकता है? कोई इलेक्शन सबोताज तो नहीं होंगे इन ऐसे हालात से? नहीं यार, इलेक्शन तो हो रहे हैं, होने वाली बात तो स्टेज नहीं है, इसको सैबोटाज किया जा रहा है। इलेक्शन में अगर तो आप किसी मुखालिफ उम्मीदवार के कागजात नामजदगी झपट के उठा लें और भाग जाए, और दूसरा भी तो ये कम से कम 40 ऐसे वाकयात हुए हैं और डॉक्यूमेंटेड है, कैमरा है और वो फौरन लेता है। इनको इसका फायदा क्या हुआ? इन्होंने हुकूमत में निगरानों ने बहुत इसकी प्राइस अदा कर दी, तो ये तो इन्होंने तो खत्म कर दिया इलेक्शन अब कोई नहीं, अब सिलेक्शन है। ये एक बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस। और देखो आरओ जो है वो हमसे बंद करके अंदर बैठे हैं और पिछले दरवाजे से एक आदमी को आने की अंदर इजाजत दे रहे हैं, जो नून लीग का कैंडिडेट है उसको फौरन जा रहे हैं, दूसरे को किसी को नहीं। ठीक, तो सर ये जो जी सर ये जो वीडियो सामने आई है या ऐसे कहीं और चीजें सामने आती हैं, तो आप समझते हैं कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, ताकि जो चीजें हैं वो सामने आए? दस्ती की वीडियो जी, जमशेद दस्ती की भी बात कर रहा हूँ, बाकी जो चीजें आ रही हैं सामने। नहीं, वो जरूर होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ जो इन्होंने इंतहा की है ना, बांधनी जो सबसे इंतहाई वजह बन रही है, वो जो निशान की है, बल्ले के निशान की। देखिए बल्ले का निशान जो है ये सिर्फ पीटीआई का निशान नहीं है, ये सिर्फ पीटीआई के कैंडिडेट का निशान नहीं है। ये निशान क्यों है? निशान इसलिए है कि इससे तो हमारा अनपढ़ वोटर जो है वो पहचानता है कैंडिडेट का। तो अब वो 60 साल की एक बुढ़िया जा रही है अंदर, वो कहती है मैंने तीर को निशान लगाना, क्यों लगाना? मैंने बिलावल भुट्टो को वोट देना। अब उसके लिए तीर को पहचान देना और वोट डाल देना, वो उसके लिए मुश्किल है। अब ये फंडामेंटल राइट को साफ करने का, उस फंडामेंटल राइट को एक्सप्रेस करने का, उसको उस पर अमल दरामद करने का ही अगर आप तरीका दे लें वापस उसके हाथ से, जो इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ वो वैलिडेट होता, तो फिर क्या रह गया? इलेक्शन में क्या रह गया? चलें सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। ये थे जासिम साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे इलेक्शन की, और इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो शुरू होने जा रही है। आपके इल्म में है कि सियासी इत्तेहाद भी बन रहे हैं, नून लीग जो है वो सियासी इत्तेहाद बनाई जा रही है, और खुर्रम रोकरी साहब जो है वो मियांवाली में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी भी जो है वो कैंपेन जारी है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं कि ये इलेक्शन किस तरफ जा रहा है, कौन सी पार्टी कहाँ पे खड़ी है, और किस तरफ जो है ये वोटर जो है किसको मुंतखब कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद अशरफ, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनसे बात करेंगे, और खुर्रम हमीद रोकरी साहब जो हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, अपने हल्के में हैं, कैंपेन पर हैं, उनसे जानेंगे कि अहवाल उनकी कैंपेन का कैसा जा रहा है। असद साहब, मैं आपसे पूछूंगा सर कि नून लीग सियासी इत्तेहाद बनाई जा रही है, MQM से सियासी इत्तेहाद बना, JUFA आपके साथ खड़ी है, BAP आपके साथ खड़ी है, तो क्या ये सियासी इत्तेहाद और इलेक्टोरल गारंटी हैं कि आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को और पाकिस्तानियों को नया साल मुबारक हो, और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की लोगों की ज़िंदगी में इस साल, नए साल के आसानियाँ पैदा होंगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। जहाँ तक आपकी बात है कि इत्तेहाद तो हमारा किसी से नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी सीट एडजस्टमेंट हो रही है। इत्तेहाद का मतलब ये होता है कि कॉमन पार्लिमानी बोर्ड जो टिकट अवार्ड करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट होगी। जहाँ जहाँ भी कोई कैंडिडेट, कोई भी पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती वो पूरे पाकिस्तान में यकसा तौर पर मकबूल है। कहीं किसी के पॉकेट्स हैं, किसी कहीं की, और मेजॉरिटी का है।
तो इत्तेहाद तो कहीं नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जरूर हो सकती है। जहां जहां हम देखेंगे कि हमारे कैंडिडेट्स नहीं है या सही है। कमजोर है, तो वहां पर किया जा सकता है, और वो हम कर रहे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान इलेक्शन के बाद एक स्टेबल पाकिस्तान चाहिए, और किसी हर एक को साथ लेके चलना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान की जो आज की मुश्किलात हैं, जो पीछे कई सालों से इकट्ठी हुई हुई और ये पाकिस्तानी साल पे पहुंच रहा है, उसको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए हर एक से जो है वो मदद और इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। जी जी। तो नून लीग जो है वो आप जैसे नवाज शरीफ साहब जो है वो कभी हिसाब किताब की बात करते हैं और कभी एहतसाब की बात करते हैं, तो ये क्या किस तरफ जा रहे हैं कि किसका एहतसाब और किसका हिसाब किताब की बात हो रही है सर? देखिए, जिसने भी पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, पाकिस्तानी अवाम के साथ की है, आइन के साथ की है, इदारों के साथ की है, उनकी बात कर रहे हैं। और ये बिल्कुल यही होना चाहिए अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी एक महज़ब दुनिया में एक बामकाम तरीके से फले फूले, तो फिर उसके लिए इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी के बगैर तो कोई नहीं है। रूल्स बिल्कुल रेगुलेशन, बिल्कुल। कानून की, अकाउंटेबिलिटी आइन के की, बगैर पाकिस्तानी के कोई नहीं। अलावा हमें तो सर फिर चल ज्वाइन सकता किया नहीं। है असद साहब, हमें अभी ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी हम लेना चाह रहे थे। नईम हैदर पंजोथा ने हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ से, उनसे बात करते हैं। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। नईम साहब बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है वो किस तरफ जा रही है? कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो आपकी बेंच बन गया है और 3 तारीख को समाअत है, तो क्या किस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी सर? किस इदारे पर? क्या इलेक्शन कमीशन पर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव की थी आपने? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश जी। कैंपेन की बात अगर की जाए तो कैंपेन जो हमारे खिलाफ स्टार्ट है 16 महीनों से, और वो सिर्फ ये नहीं है कि जो हलकों में सिर्फ उम्मीदवार कैंपेन करें, बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और बाकी अदालतें भी हर जगह के ऊपर ही हमारे खिलाफ कैंपेन स्टार्ट रही है। और वो सिलसिला है, अगर आप देखें तो आज जैसे जमशेद दस्ती साहब की जो है वाइफ, उनके हवाले से जो उन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की कि मेरे बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है और मेरी वाइफ को नंगा किया गया है, तो वो पूरी दुनिया के सामने है। और इस तरह की चीजें जो हैं सिर्फ एक दस्ती साहब के साथ ही नहीं, हर एक के साथ ऐसे ही किया गया। उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं वो अदालतों में इसी तरह से धक्के ले रही। उनका कसूर क्या है? कसूर इन सब लोगों का ये है कि अभी सर एक एसएचओ सिटी का भी बयान सामने आया। नईम साहब एसएचओ सिटी का भी बयान भी सामने आया है कि उनके घर पे कोई रेड नहीं किया गया और ना ही किसी को हिरासत किया गया। देखें, उसका बयान आ रहा है जो कि प्रोटोकॉल दे रहे हैं एक जमात को, उनके बयान की क्या वैल्यू? जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन लेते हैं। नहीं, एसएचओ का बयान है सर, जो कंसर्न सिटी एसएचओ है मुजफ्फरगढ़ का, जहाँ पे ये वाकया हुआ है, जहाँ पे जमशेद दस्ती साहब बता रहे हैं, उनका बयान है कि ना तो कोई रेड हुआ है और ना ही जो है किसी को हिरासत किया गया है। बिल्कुल, उन्होंने, क्योंकि वो तो ऊपर से डायरेक्शन लेते हैं ना, और उसी डायरेक्शन की बुनियाद के ऊपर ही उन्हें पोस्टिंग मिलती है, तो उन्होंने तो बिल्कुल ऐसे ही बयान देना है। क्योंकि एसएचओ साहब के साथ अगर खुद उनके घर में ऐसा होता तो वो जरूर कहते, और किसी को जरूरत नहीं है कि कोई हल्फन बयान करेगा या अपनी इज्जत के हवाले से वो पूरी दुनिया के ऊपर गलत बयानी करेगा। उसको शर्म आनी चाहिए एसएचओ को, जो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, तुम्हारी मजबूरी है, तुम किसी के कहने के ऊपर रेड करते हो, लेकिन कम से कम तुमने कब्र में तो जाना है। और हराम खाने का क्या फायदा है सर? इस तरह का हराम खाने का मैं तो समझता हूँ कि ऐसे एसएचओ को रिजाइन करना चाहिए अगर ऐसा हुक्म मिलता है। ये साथ खड़े होकर कहते हैं जी कि हमारा कोई बस नहीं है, और ये आरओ की क्या बात करते हैं? ये वो मोती हैं, ये वो हीरे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। ये वो हीरे हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने चूज किया। तो ये जिस तरह से इन्होंने किया है कि उनके सामने से लोगों को अगवा किया गया और उन्होंने कहा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। दरखास्तें उन आरओ से छीनी गई हैं, और आज देख लें कि पेपर जमा करवाते हुए क्या हुआ। पेपर जो है वो जमा होने के बाद रिजल्ट कैसे अनाउंस होने तक क्या हुआ, और आज तक सर्टिफाइड कापियां मुझे नहीं मिल रही। ठीक है, तो आप कैसी जो है वो बातें करते हैं कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं। मुल्क के अंदर जुल्मों से तम इस अरूज पे पहुंच गया है कि इस वक्त कोई नजर ही नहीं आ रहा कि ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चलें के अंदर चलें सर, मुझे इंडिया की हुकूमत है। नहीं भाई, जरा मुझे हमीद रोकड़ी साहब को भी लेना है।
हमीद साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे सर बताइएगा कि जो हालात चल रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड का, और कभी जो है वो कहा जाता है कि जो है वो कागजात छीने जा रहे हैं और कभी रेड किए जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? आप तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन की हल्का से लड़ रहे हैं इलेक्शन, वहाँ पर क्या सूरत हाल है और ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? बेहतरीन हालात हैं। अब ये क्या बताया पंजोता साहब ने, किसकी हुकूमत है? आखिर में इन्होंने क्या कहा? ये इन्होंने कहा था कि ये हुकूमत किसी और की है, इल्जाम नहीं, किसकी? कोई अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए कि लगता है किसकी हुकूमत है? लगता है ये आरओज की और डीआरओज की और इलेक्शन कमीशन की गवर्नमेंट है। नहीं, कुछ और अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बात ये है बलोच साहब कि किसी भी बात को अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है कुल हाथ बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, कोई दलील लेके आओ अगर तुम सच्चे हो। ये जिस बंदे की बात कर रहे हैं कि उसने कहा कि उसकी बीवी को नंगा किया गया और उस वक्त तक वो जिंदा है, यानी वो जिंदा होके अकेला खड़ा होके कमरे के अंदर अकेला खड़ा होके वो एक वीडियो क्लिप बना रहा है, उस ड्रामे को ये सारे फैला रहे हैं। हमें इनकी ड्रामाबाजियों का इल्म नहीं है कि हम नहीं जानते ये ड्रामा कैसे करते हैं? क्या क्या गवाह मौजूद है किसी चीज के कि आप किसी पर कोई भी इल्जाम लगा दें और कल लोगों के अंदर उस चीज को आप बेचना शुरू कर दें? पहले तो कम से कम आदमी अपनी माओ बहनों और इज्जतों की हिफाजत करता था। एक इतनी बुरी रविश चली है कि अब ये औरतों को, घरों की औरतों को, बेटियों को, बहनों को और उनकी बीवियों को निकाल कर ये बाहर चौराहों में ले आए हैं, और जिन औरतों का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, अब इन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगी। अगर वो पॉलिटिकल फिगर्स होती हैं, इलेक्शन लड़ती, घरों की खवातीन जिनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, ये ह्यूमन शील्ड बना के ये वारदातें करके उनको आगे ले गए आ गए। ये कह रहे हैं सचो झूठ बोलता है। मैं इस पार्टी में पंजोता साहब के दिन गुजरे हैं टोटल 10, और ये एक प्रोफेशनल वकील थे, और ये हमें बता रहे हैं कि कौन यहाँ झूठ बोलता है और कौन क्या करता है। जी जी। और उस बंदे की इनको कहें कि सिर्फ उसकी वो वीडियो उठा के सुन लें, जो गलाजत और जो गंदगी और जो वाहियात वीडियो उसने बानी चेयरमैन ये जो तहरीक इंसाफ के बारे में की है, उसको कहें वही सुन लो, उस वीडियो को सुन लो जो उसने इसके बारे में बातें की थी, और उसके बाद या कहो कि वो बात सच थी, या उसको भी सच मानो, या अब वाली जो इसने खड़े होकर ड्रामा किया इसको भी सच मानो। जी जी। फिर दोनों को सच मानो। करते क्या है हम लोग? हमने सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी बदतमीजी, कोई भी इल्जाम, कोई भी झूठ फैला दिया जाए, वो कहानी बन जाती है, उसको ले लेके फिर रहे हैं और समझते हैं कि, और फिर आखिर में क्या फरमा क्या रहे हैं पंजोता साहब? ये लगता है कि फलाने की हुकूमत है, ये पाकिस्तान ही की हुकूमत है। सिर्फ फर्क यह है कि इस हुकूमत के अंदर अब बदमाशी नहीं चलने दी जाएगी। सही है। करते क्या है? आप इलेक्शन लड़े। यही चीज हम कहते थे उस वक्त कि आप एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप आगे आए, अपनी पॉलिटिक्स करें, आप इस मुल्क के साथ झगड़ा ना लें, आप इस मुल्क के इदारों को ऊपर हमला ना करें, बैठ के जिसके कंधे पर, यानी क्या क्या बातें करते हैं बंदा, सारी बातें कहे। आज रखड़ी साहब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी एक करारदाद मंजूर हुई है जिसमें ये डिमांड किया गया है कि जो फौज पाकिस्तान के खिलाफ और इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर प्रोपेगेंडा कर कौन रहा है? प्रोपेगेंडे के फायदे किसको पहुंच रहे हैं? प्रोपेगेंडा इमर्ज कहां से हो रहा है? ये तो हम कहें कि आप इंडिया के प्रोपेगेंडे को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आप कर क्या रहे हैं? चाहते क्या हैं आप? यानी आपका, और किसकी वीडियो को, फिर मैं कह रहा हूं, जिस शख्स की वीडियो को आज सच्चा गर्दान दे के और उसके शान में ये कसीदे पढ़ रहे हैं, उसने एक गलाजत भरी वीडियो इन्हीं की पार्टी के बानी के खिलाफ की थी, फिर इसको कहो उसको भी सच्चा माना। जी जी। हमने उस वक्त भी इसकी गलाजत के खिलाफ बोले थे कि ये बकवासात जो कर रहा है, ये गलाजतें नहीं बोली जाती, और उसने वो गलाजतें बोली इसी शख्स ने। हम कहते थे कि कुछ हदूद होती हैं, कयूद होती हैं, शर्म होता है, हया होता है, इकदार है, एक दूसरे की माओ बहनों का उनका ख्याल रखा जाता है, और आज आप उसी के उस एक किरदार की वाहियात चीज को आज आपके लिए वो आड़ बन गई है। ऐसे क्या हमें समझ नहीं आती? ऐसे ही है। असद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये जो गालम गलूच का कल्चर फ़रोग पा रहा है माशरे में और सियासत में, गालम गलूच और गलीज जो है वो चीज़ें उछाली जा रही हैं इसके खिलाफ, तो ये मामलात क्या किस तरफ जाएंगे? ये उसी वीडियो की थी इमरान खान के खिलाफ, इससे ये रहे। हेलो जी असद साहब। जी जी जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि गालिब गलोच का कल्चर कहाँ से डेवलप हुआ? क्या 2013 से 14 से पहले था ये कल्चर? जी, ये वो 2 साल की मेहनत से शुरू हुआ और वो आज तक चलता आ रहा है। और ये जो है ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। ये
इलेक्शन रिजल्ट आने तक और उसके बाद तक इस तरह की वीडियोस जो है जो ये आई हैं, ये अपनी घरेलू खवातीन की और अपनी ये इस तरह शो करते रहेंगे। और ये जो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि हमें कागज जमा नहीं कराने दिया गया, फलान, आप देखिए ना 12 घंटे पहले वो ये कह रहे थे कि खोसा लॉ एसोसिएट जो है वो एप्लीकेशन से भर गया है कि जी वहां नहीं है, और किसी का नाम नहीं बताया, और अगले दिन ही 24 घंटे के अंदर उनका बयान था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई ने सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट कागजात जमा करवाए हैं। अभी ये इनका रोना धोना जो है इस किस्म के मामला जो है ये कंट्रोवर्शियल करने के लिए, और ये डेलिब्रेट है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये डेलिब्रेट है और हर एक यही करेगा। अब अगर किसी के कागज रिजेक्ट नहीं हुए तो उसके लिए फॉर्म मौजूद है, कागज जब पेपर सबमिशन हुए उस वक्त भी है और आगे स्क्रूटनी है उस वक्त भी। अगर कोई नादहिंदा है, किसी के खिलाफ केसेस है, कोई दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, कोई इदारों पे हमलों में इन्वॉल्व है, कोई कत्ल में है, या कोई नादहिंदा है, 10,000 की यूटिलिटी बिल का भी अगर कोई नादहिंदा है तो वो 2017 की उसकी वजह से नाअहल है। जब तक कि वो बिल क्लियर नहीं करता उसको टाइम 1 हफ्ते का दिया जाता है, या जो भी है उसके पेपर्स में ऑब्जर्वेशन आती है। तो अभी वो फोरम इस्तेमाल करने से पहले ये शोर इतना मचाते हैं कि जी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं कि वो इनको रिलीफ दे दे और ये कर दे और वो कर दे। देखिए अभी तो बहुत सारे मराहिल हैं, अभी वो आए नहीं है और इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। और ये शोर, इनकी ये चीखें जो है ना, ये जो कहते हैं ना कि बल्ला के निशान ले लेंगे तो हमारा कोई इतना उसका शोर मचाया हुआ है, एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी हमारा खंबा भी खड़ा होगा तो वो जीत जाएगा पीटीआई का। तो बाबा आप खंबे निशान ले लें अगर आपको इतना शौक है, इतना रोना धोना किस चीज का आप लोगों ने मचाया हुआ है। इनकी जो ये कह रहे होते हैं वो ये जो है बिल्कुल यू टर्न की बात है। वो कहाँ गई वो सिक्योरिटी, जो वो खतरा जो कहते थे हमारे लीडर को कत्ल कर देंगे एजेंसियां, जो नाम ले लेके कहते थे और उसके बारे में, और वो कहाँ गई वो बाल्टियां, वो टोकरियां, वो शील्ड्स जो थी आपकी, वो प्रोटेक्टिव शील्ड्स लेके, और हर चीज कभी लेफ्ट टांग पे प्लस्तर बांधते, कभी राइट पे बांधती है। इनकी झूठ की कोई स्टोरी वो है, एक लंबी दास्तान है, और इनको बेशर्मी इतनी है कि जरा शर्म नहीं आती कि इस तरह के ब्लेटेंट झूठ बोलते हैं। आप देखें ना, ये नेशनल असेंबली का मेंबर है और उसके ड्रामेबाजियां आप देखेंगे कितनी बार किस किस किस्म की कर चुका है। असेंबली की तकारीर जो है आज भी एक एक लफ्ज बोला हुआ इसका जो है पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ, बानी चेयरमैन के खिलाफ, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ऐसे ऐसे वो तकलीफ दे और ना सुनने वाले के बंदा अल्फाज नहीं सुन सकता, वो एलिगेशन लगाए गए हैं उन पे, और आज वो उनकी बिल्कुल कभी कुछ साहब को वो कहते हैं, यान अली के वकील को कहते हैं कि गंजा ब्रोकर। आज वही गंजा ब्रोकर उनका चीफ लीगल एडवाइजर है, वही चोरों का वकील। चले असद साहब मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं क्या ये वाकई सोची समझी कोई प्लान है, कोई साजिश है कि हालात ख़राब हो और कोई उसका असर जो है इलेक्शन पे पड़े। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जो हालात पैदा हो रहे हैं, इलेक्शन करीब हैं और हालात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहे हैं। कभी कोई वीडियो सामने आती है और कभी जो है वो कोई और चीज़ सामने आती है। तो इससे इन हालात का असर क्या इलेक्शन पर पड़ेगा? रोखड़ी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर मुझे बताइएगा कि जो हालात पैदा हो रहे हैं, अभी आज जो जमशेद दस्ती की जो वीडियो सामने आई, और इससे पहले आपने ये कहा कि इसी जमशेद दस्ती ने पहले वीडियो जो है वो बनाई थी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ, और आज जो है वो हालात कुछ और हो रहे हैं। तो क्या ये कोई सोची समझी कोई प्लान है कि हालात जो है वो ख़राब हो? सर बात यह है कि जमशेद दस्ती उस किस्म का किरदार है कि सादा इलाका है वो, उससे इस वीडियो के साथ एक अपने वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश की है। एक बड़ी जबरदस्त इंक्वायरी करानी चाहिए, ठीक है। और जब झूठा साबित हो इस तरह के हालात के अंदर, तो उसके ऊपर फसाद और फितना के तमाम लगानी चाहिए दफात, और उसका ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि आइंदा इस तरीके के साथ, इस कौम के साथ कोई और खेल ना सके, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है। और इस तमाम झूठ को साबित करने के बाद उसका इलाज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं करते, आप अपने इदारों को मजबूत करके स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं करते, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि कोई भी किसी भी मौके के ऊपर आके फिर खेलेगा, प्रोवोक करेगा और अपने जाती मकसद के लिए अपने मुल्क को आग लगाएगा। और यही हुआ है इस मुल्क के साथ।
यानी किसी ने किसी के नफे के लिए, किसी ने किसी के नफे के लिए नौजवान बच्चों की इमोशंस के साथ खेल के उनको डिल्यूजनल सिचुएशन के अंदर ले जाके अपने मुल्क के खिलाफ कर दिया। कोई बेटा भी अपने बाप के खिलाफ होता है, और ये कुछ फनकार और कुछ इस तरह के लोग जो इस तरह के हालात का फायदा उठाते हैं, इस तरह की वीडियोस और इस तरह की चीजें डाल के FIA वालों को इसके ऊपर पूरा एक्शन करना चाहिए। पूरे आपके मुल्क के कवानीन मौजूद हैं और इस चीज को बड़ा माइन्यूटली देखना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आप जब तक स्ट्रीमलाइन नहीं करते, आप एक लॉलेस सोसाइटी की तरफ चले गए। आप इसको एक लॉफुल सोसाइटी बनाए जिसके अंदर कोई आदमी अपने मफादात के लिए न किसी के साथ खेल सके, न मुल्क के साथ खेल सके। ये है सादी सी बात। और सच और झूठ का जानना कोई मुश्किल चीज है ही नहीं। कोई भी चीज तहकीक ऐसा मतलब सच भी सामने आ जाता है, झूठ भी सामने आ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या पूरी जिसने ये किया और पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है पूरे मुल्क के अंदर एक झूठ की वजह से जो फसाद उसने फैलाए हुए, इसकी अपनी जिंदगी देख लीजिए कि ये करता क्या है, किस तरह की वारदातें करता है। इसके इनको कहें कि इनके बारे में उसने क्या बातें की और ये करने की बातें हैं जो की जा रही हैं। तो जो हालात पैदा हो रहे हैं डॉक्टर साहब ये और जो लोग इस तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो ना हम तो ये कहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो हालात पैदा हो रहे हैं कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन सबोताज करने की कोशिश की जा रही है कि हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि इलेक्शन पर उसका असर पड़े और जो है वो उन्हें किसी भी जमात को बाइकाट करने का मौका मिले या कोई जमात बाइकाट कर जाए? सर देखें, हालात पैदा कर कौन रहा है? आप ये देखें, जो हालात पैदा कर रहा होता है उससे आप जाके देखते हैं कि वो कहां से लिंक्ड है, किसके साथ लिंक्ड है, कौन है जो खुद इस तरह के हालात पैदा कराने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर अल्लाह ताला माफ करे मैं कोई काम करता हूं तो मेरे लिए किसी के लिए ये जानना मुश्किल नहीं कि ये कहां क्या है, कौन है, किस जगह का रहने वाला है, इसके पर्पस क्या है। हम तो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं कि आपका इलेक्शन हो और मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाए, इकोनॉमी ठीक हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, नई जनरेशन जो हमारे बच्चों की है ये पॉजिटिव रास्ते पर चलें, इस सोशल मीडिया और इसको इंजॉय करें, ना कि ये जिंदगी बन जाए इनकी, और उनके पास मुआशी तरक्की के रास्ते हों और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाए। ये है हमारे जैसे लोगों की ख्वाहिश कि हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनसे आगे आने वाली नस्ल का फ्यूचर अच्छा हो, हमारा मुल्क एक प्रोग्रेसिव मुल्क हो, हमारे मुल्क के अंदर जिंदगी आसान हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। ये है हमारी ख्वाहिश। अब इस डायरेक्शन से हट के जो और को ख्वाहिश रखता है तो उसको जानना आप लोगों के लिए भी लाजिम, आप लोगों के लिए तहकीक लाजिम। किसी भी इल्जाम की, किसी भी चीज की जो कह दी जाए उसकी तहकीक बहुत जरूरी है और उसको वाजे लेकर आना कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, कोई इशू नहीं है। 10 मिनट के अंदर बंदा मामलात की तह तक पहुंच सकता है, जो आज वसाइल हैं और जो आज हमारे पास फैसिलिटीज हैं। तो इन चीजों को आपका मीडिया का काम है कि इन चीजों को क्लियर करें। और जो लोग कर रहे हैं सबूताज, जी असद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया रोकड़ी साहब ने कि जिस तरह की हालात चल रहे हैं सोशल मीडिया पर और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर कम से कम तहकीकात होनी चाहिए और जो पीछे हैंडलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि जो चीज़ें एक जहर आलूद चीज़ें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर, तो FIA को, हुकूमती इदारों को कोई एक्शन लेना चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए? देखिए, इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं और इलेक्शन को सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है डेलिबरेटली और जगह जगह इस चीज का प्रोपगेशन हो रही है, तो इसको तो स्टेट को खुद मुद्दई बन के इनको सख्त जो है इंक्वायरी करनी चाहिए और उसमें जो भी फैक्ट फाइंडिंग, वो जो फैक्ट्स आए उसके तदराक करना चाहिए ऐसी चीजों का, ताकि ये लोग जो है मायूसी ना फैलाएं और इसको कंट्रोवर्शियल ना फैलाएं और पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब ना करें इंटरनेशनली। ये बड़ा जरूरी है। इसके लिए चाहे FIA हो या कोई भी रियासती इदारा हो, वो ये समझता हो कि ये जो है इन्होंने फसाद करने की कोशिश की है और ये सबोटाज करने की कोशिश की इलेक्शन और कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और डेलिबरेटली कर रहे हैं। ये इनकी बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है। ये ड्रामाबाज लोग हैं। आपने देखा नहीं कैसे कैसे ड्रामे इन्होंने किए जब इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, किस किस्म कि इन्होंने हरकतें की हैं अपनी गिरफ्तारियों से बचने के लिए, और फिर जब बाहर चले जाते हैं या निकल जाते हैं तो फिर किस तरह के एक्शन करते हैं। तो ये जो है बहुत जरूरी है इस चीज का कि हकीकत को सामने लाया जाए
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब ड्रामेबाजी करते हैं तो इनकी जो उसमें एक्टिंग होती है वो बड़ी जो है वो ओवर एक्टिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सपोज हो जाते हैं और फिर पाकिस्तान में इनकी जो है बार बार यू टर्न के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये कोई, मैं इस चीज को बिल्कुल सेकंड करूंगा। हर वो कानून पसंद शहरी, हर वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शहरी इस चीज की तायद करेगा कि हमारे इदारों को चाहिए। रोकनी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो हालात पैदा हो रहे हैं सर, अभी मेरी बात हो रही थी एहसान साहब से, वो भी कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए तमाम वाक़यात की जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं या जो इल्ज़ामात की सियासत हो रही है या जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सर पूछना ये है कि इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, आप क्या समझते हैं? आप सियासतदान हैं, नून लीग कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? बलोच साहब देखें, पार्टी चलती है पॉलिटिशियंस से। तहरीक इंसाफ ने अपनी प्रोग्रेसिव अप्रोच खोकर तमाम पॉलिटिशियंस अपने से दूर कर दिए हैं। जी जी। और तहरीक इंसाफ इस वक्त खड़ी है प्रोफेशनल लॉयर्स पे जो फीस लेके लॉ का काम करते हैं। वो लॉयर्स नहीं कि जो लॉयर से पॉलिटिशियन बन गए। ठीक है। तहरीक इंसाफ, एक लॉयर होता है जो लॉयर होता है फिर पॉलिटिशियन बनता है, वो ठीक है। जी जी। एक लॉयर है जो प्रोफेशनल लॉयर है, फीस लेके काम करता है, और वो सुबह आप उसको उठाएं, जैसे एक डॉक्टर है सुबह आप उसको उठाएं कि तू वकील बन जा, या एक वकील को सुबह आप उठाएं उसे कहें कि तू शाम को फौज में भर्ती हो जा। तो ये पार्टी के अंदर जब पॉलिटिशियन ही खत्म हो गए तो ये देख लें कहाँ खड़ी है। सही है। और वो अब इन्होंने एक ले गए अब इस चीज को, वो जुडिशल कैओस क्रिएट करने की सूरत हाल इन्होंने बनाई हुई है। वो तो एक चीज है, मजीद क्रिटिसाइज किए बगैर आगे बढ़ूंगा। मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी जो भी है जैसे भी है बचाई हुई है। अब उन्होंने अपने टिकट्स को कैसे जल्दी जारी करते हैं और अपने बयानिए को वो कैसे दुरुस्त तरतीब लेकर आगे चलते हैं, जिसमें उसकी पार्टी पाकिस्तान होना चाहिए। तमाम पार्टी में से अगर आप सबसे ज्यादा कहेंगे कि जो अच्छा पॉलिटिकल को, और ये पॉलिटिकल कैओस भी और क्राइसिस भी है, इस तमाम के अंदर जो पार्टी सबसे ज्यादा जीरक तरीके के साथ खेल रही है वो पीपल्स पार्टी है। ठीक है। मेरे मौलाना फजल रहमान भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो प्लेसिंग है वो कर रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल है इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असद साहब मुझे ये बताइएगा कि जो चीज़ें चल रही हैं, आपने भी पहले फरमाया कि पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर चलना चाहिए, तो क्या इलेक्शन में कोई, या इलेक्शन के बाद कोई मिसाक जमहूरियत या मिसाक मईशत भी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ये वक्त की ज़रूरत है। और हमने जब इलेक्शन में पिछले 2018 के 25 जून के बाद असेंबली में आए थे तो सबसे पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब थे। उन्होंने यही कहा था, चार्टर ऑफ इकोनॉमी और मिलजुल कर चलने का कहा था। लेकिन इनकी तो घोड़े पे सवार थे, कहीं से आए थे, उस ताकत पे ये ताकत के नशे में चूर थे। माजरत के साथ आप बात कर रहे हैं कि कहाँ पे पीपल्स पार्टी और पीटीआई और नून लीग खड़े, तो ये सबको पता है कि कहाँ पे कौन क्या खड़ा है। ये कोई अक्लमंदी है कि आप 170 की एमएनएस की ओपोजिशन हो और वो नेशनल असेंबली से एक जुमले के साथ बाहर आ जाएगी, जी हम बाइकआउट का हम इस्तीफा दे रहे हैं। ये कोई अक्लमंदी है? ये अक्लमंदी है कि आप केपीके से जो है अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दें? ये अक्लमंदी है कि पंजाब की गवर्नमेंट जो 60% ऑफ दी है, और 18वीं तरमीम के बाद तो असल हुकूमत ही यही है। बहुत से वफाकी वजीर ऐसे होते हैं कि हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन की सिलेक्ट करने के लिए पार्टी, तो वफाकी वजारत ले ले, जब हमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चेयरमैन नहीं देते, लोगों के मसले वहां पे हल होते। इन्होंने तो वो पंजाब की हुकूमत भी तोड़ दी। और इत्तेजाज एहसन साहब बहुत बड़े वकील होंगे, जरूर होंगे, लेकिन आखिरी भाई ने पता है कि नून लीग की क्या ताकत है। आखिरी बार ये एमएनए बने थे तो नून लीग की सपोर्ट से बने थे, और उस हल्के से उन्होंने रिकॉर्ड 67,000 वोट लिए थे आज से 20 साल पहले। और उसके बाद से ये दोबारा लाहौर में कभी एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं इनका भी सपोर्ट से जीत सके। जब भी इलेक्शन लड़े 8-10 हजार से ज्यादा वोट नहीं है, या किसी को इन्होंने सपोर्ट किया, उसके जलसे जुलूस किए, तो इससे ज्यादा नहीं मिली। मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी आपके साथ पीडीएम में थी,
लेकिन अब नाराज़ क्यों है? बार बार तनकीद सामने आ रही है, बार बार इल्ज़ामात, कभी लाडले का, कभी कहीं, कभी कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है फरमाते हैं। तो कोई रब्ता है कोई ये मामला ठीक करने के लिए, कोई हालात बेहतर करने के लिए? देखिए, ये मामला पोस्ट इलेक्शन वैसे ही हो सकते हैं जैसे प्री इलेक्शन में थे कि वजीर खारजा साहब शहबाज शरीफ की कैबिनेट में थे और माशाल्लाह उन्होंने एक जलसे में वहाँ थर में कहा भी, जब पावर प्लांट्स की वो हो रही थी तो वफाकी हुकूमत ने जिस तरह इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया और इसको तेजी से मुकम्मल किया, तो एक शहबाज शरीफ साहब हमें सिंध में भी चाहिए। ये आपको भी याद है, हमें भी याद है ये कि पब्लिक इन्होंने गैदरिंग में ये बात की थी, अवामी जलसे में ये बात की। तो इलेक्शन में कोई लाडला नहीं है, सबके लिए इक्वल है। देखे ना, अगर हमें कहते हैं कि बाप पार्टी हमारे पास आ गई, तो इनके पास भी तो सेनेटर सरफराज भुट्टी साहब गए हैं और सनाउल्लाह जहरी साहब गए हैं, तो क्या वो और या जमाली साहब के बेटे गए हैं? या उस वक्त ये लाडले नहीं है, ये लाडलापन नहीं है, ये लोगों की अपनी एडजस्टमेंट है और वो डिसाइड करती हैं पॉलिटिकल फैमिलीज की हमने किसके साथ हमारा अलायंस होना है। बिल्कुल ज्वाइन करते हुए असद साहब, मेरे पास सर वक्त कम है, इंशाल्लाह फिर बात होगी, आपका मौक़िफ़ आ गया। नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद थे असद अशरफ साहब मुस्लिम लीग नून से, रोकड़ी साहब मौजूद थे, इत्तेज़ार हसन साहब मौजूद थे। मामला यही है कि जो है वो इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं और हालात किस तरह ठीक करने हैं, पाकिस्तान को किस तरह ठीक करना है, आवाम के हालात किस तरह जो है वो बदलने हैं, इसके लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, मिलकर चलना पड़ेगा। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।